नमस्कार साथियों, केवीएस टीजीटी हिंदी की श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र बीटेक क्लासेस की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे आनंद भदंत जी द्वारा लिखित चैप्टर संस्कृति, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि संस्कृत में क्या ऐसा दिया गया है जो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो सकता है। जो भी लोग चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते चलें। चलिए शुरू करते हैं। जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, ऐसे दो शब्द हैं सभ्यता और संस्कृति। ये समझ में तो बहुत कम आते हैं और इनका काफी ज्यादा उपयोग होता है। इन दो शब्दों के साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं, उदाहरण के लिए जैसे भौतिक सभ्यता, आध्यात्मिक सभ्यता, तब दोनों शब्दों का जो थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आया रहता है वह भी गलत सलत हो जाता है। कहते हैं अगर ऐसी सभ्यता जुड़ जाती है शब्द आध्यात्मिक और भौतिक के साथ में, तो समझ जो आता है वो भी गायब हो जाता है। क्या यह एक चीज है अथवा दो वस्तुएं हैं? यदि दो हैं तो दोनों में अंतर है। हम इसमें तरीके पर समझने की कोशिश करें तो क्या करें। कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात नहीं हुआ था। आज तो घर घर चूल्हा जलता है। जिस आदमी ने पहले आग का आविष्कार किया होगा वो कितना आविष्कारता होगा। कहने कि आजकल तो घर घर में चूल्हे जलते हैं, सब कुछ है, लेकिन जिस आदमी ने पहली बार आग का प्रयोग किया होगा या खोजा होगा, कितना बड़ा आविष्कारक होगा। अथवा कल्पना कीजिए उस समय जब मानव को सुई धागे का परिचय न था। जिस मनुष्य के दिमाग में पहले पहले यह बात आई होगी कि लोहे के टुकड़े को घिस कर उसके एक सिरे को छेद कर और छेद में धागा पिरोकर कपड़े के टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं, वह कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा। कह रहे कि अगर ऐसा कुछ हो सकता है जो जिसने पहले सोचा होगा, कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा। इन्हीं दो उदाहरणों पर विचार कीजिए। पहले उदाहरण में एक चीज है किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति, और दूसरी चीज है आग का आविष्कार। इसी प्रकार दूसरे सुई धागे के उदाहरण में धागे का चीज है सुई धागे का आविष्कार कर सकने की शक्ति, और दूसरी चीज है सुई धागे का आविष्कार। दोनों चीजें अलग अलग हैं। जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग का व सुई धागे का आविष्कार हुआ, वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति। और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ, जो चीज उसने अपने हाथ तथा दूसरे के लिए आविष्कृत की, उसका नाम है सभ्यता। तो दोनों चीजें आप समझ गए होंगे कि सभ्यता क्या है और संस्कृति क्या है। जिस चीज से कोई आविष्कार होता है वह संस्कृत होती है, और उसी से जब दूसरी चीज आविष्कार होती है तो वो सभ्यता कहलाती है। जिस व्यक्ति में पहली चीज जितनी अधिक व जैसी परिष्कृत मात्रा में होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक वैसा व परिष्कृत आविष्कर्ता होगा। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है, किंतु उसकी संतान को वह पूर्वज से अनायास प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई, अनायास मतलब बिना किसी मेहनत के, वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं कहला सकता। क्योंकि संस्कृत वो कहलाता है जिसने खुद किसी चीज को खोजा या बनाया है। जिसको अनायास मिल गया वो संस्कृत नहीं कहला सकता। एक उदाहरण ले, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, वह संस्कृत माना था। आज के युग के भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है ही, लेकिन उसके साथ उसे और भी बहुत अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त हुआ जिससे शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा। ऐसा होने पर भी हम आज भी भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सब भले ही कहें, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। एक एग्जाम्पल लिया है, मॉडर्न एग्जाम्पल है कि न्यूटन जी ने जो है गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किया, सिद्धांत का आविष्कार दिया, और उनके चले जाने के बाद उसी नियम के बेस पे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम लोग पढ़ते, सीखते, देखते चले आए हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो लोग उस नियम के आधार पर नए नियम बनाए हैं वो उतने संस्कृत व्यक्ति नहीं है जितने कि न्यूटन साहब थे। क्योंकि जो चीज बेस होती है वो अपनी चीज में एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की एक प्रेरणा के कारण रही। कह रहे आग का आविष्कार जो है भूख के कारण रहा, पेट में जो ज्वाला है। सुई धागे का आविष्कार शायद शीतोष्ण से बचने के लिए तथा शरीर को सजाने की प्रवृत्ति का विशेष हाथ रहा। अब कल्पना कीजिए यदि आदमी की जिसका पेट भरा है, जिसका तन ढका है,
लेकिन वह खुले आकाश के नीचे सोया है, रात में जगमगाते तारों को देखता है, तो उसको केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वह जानने के लिए परेशान है कि आखिर यह मोती भरा थाल क्या है। पेट भरने के लिए तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है। पेट भरा और तन ढका होने पर ऐसा मानो जो वास्तव में संस्कृत है, निठल्ला नहीं बैठ सकता। निठल्ला मतलब होता है बिना कामकाज के। ठीक है। हमारी सभ्यता में एक बड़ा अंश हमें ऐसे संस्कृत आदमियों से मिला है जिसकी चेतना पर स्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव प्रधान रहा है, किंतु उसका कुछ हिस्सा हमें मनीषियों से मिला। मनीषी मतलब बहुत ज्ञानी लोगों को मनीषी बोलते हैं। ठीक है। जिनके तथ्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत मतलब वश में करना होकर नहीं, बल्कि अपने अंदर की सहज संस्कृति को के कारण प्राप्त किया है। रात के तारों को देखकर न सो सकने वाला मनीषी हमारे आज के ज्ञान का ऐसा ही प्रथम पुरस्कृत करता था। भौतिक प्रेरणा ज्ञानेप्सा, क्या ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता हैं? दूसरे के मुंह में कौर डाले, कौर मतलब होता है निवाला, जिसको आजकल मॉडर्न लैंग्वेज में बोलते हैं, तो अपने मुंह का कौर छोड़ देता है। उसको यह बात कैसे और क्यों सोचती होगी? रोगी बच्चों की सारी बात गोद में लिए जो माता बैठी रहती है, वह आखिर ऐसा क्यों करती है? सुनते हैं कि रूस का भाग्य विधाता लेनिन अपने डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। आखिर वह ऐसा क्यों करता था? संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। और इससे बढ़कर आज नहीं, आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने अपना केवल घर इसलिए त्याग दिया कि किसी तरह तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता सुख में रह सके। हमारी समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता आग व सुई धागे को आविष्कार कराती है, वह भी संस्कृति है। जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है, वह भी है। और जो योग्यता किसी महामानव के से सर्वस्व त्याग कराती है, वह भी संस्कृति है। लेखक महोदय कहना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति सब कुछ है, सुई धागा है, आग है, और वो भी है जो किसी मानव को जो है संस्कृति या फिर जो घर है या सब कुछ सर्वस्व त्याग करा देती, वो सब क्या है? वो सब संस्कृति ही है। और सभ्यता है संस्कृति का परिणाम। जो रिजल्ट आता है वो है सभ्यता। हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे उड़ने पहनने के तरीके, हमारे गमनागमन के साधन, हमारे परस्पर कट पड़ने के तरीके, सब हमारी सभ्यता है। मानव की जो योग्यता उससे आत्मविश्वास के साधनों का आविष्कार कराती है, और हम उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति। और जिन साधनों के बल पर वह दिन रात आत्मविनाश में जुटा हुआ है, उन्हें हम उसकी सभ्यता समझें या असभ्यता। क्या कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं, उसे अब हम सभ्यता मानो के समझ लें या असभ्यता। संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो वह असंस्कृत होकर ही रहेगी। और ऐसी संस्कृति का अवश्यंभावी परिमाण असभ्यता के अतिरिक्त दूसरा क्या होगा? तो कहना कि ऐसी संस्कृति जिसमें जो है सभ्यता ही नहीं है, उसका जो परिणाम है वो सभ्यता के अलावा और क्या हो सकता है? संस्कृति के नाम जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है, वह न संस्कृति है न रक्षणीय वस्तु। मानव ने जब जब प्रज्ञा और मैत्री भाव के किसी नए तथ्य का दर्शन किया है, तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी जिसकी रक्षा के लिए दलबंदियों की जरूरत है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, और उसमें जितना अंश कल्याण का है, वह कल्याण कर अपनी अपेक्षा श्रेष्ठ ही स्थायी भी है। तो इस तरीके से ये पाठ खत्म होता है, और ये क्षितिज पुस्तक भी समाप्ति यहीं पे होती है। क्वेश्चन है ये दो, ज़्यादा नहीं है इसमें, कुछ ये क्वेश्चन हैं, इसको आप देख लीजिएगा। और ये शब्द संपदा आगे है, ये देख लीजिएगा। मिलेंगे, कोई डाउट रह जाए तो आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपके लिए मैं सदैव तत्पर हूँ, तैयार हूँ। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। ठीक है, जय हिंद।